हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को सभी 9 सब्जेक्ट का 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को अब सभी सब्जेक्ट का 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। और 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो पाएगा, छोटा सा ही वीडियो रहेगा और आप लोग जल्दी जल्दी देख भी लेंगे और सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे तैयारी होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो देखिए, ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चन को बताऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बीज निरीक्षक के कर्तव्यों एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बीज के विपणन हेतु WTO, यहाँ पे हिंदी में हो गया गलती से, WTO तथा OECD के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। और तीसरा पढ़ेंगे, फसल की किस्म को बिगाड़ने वाले उत्तरदायी कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए कि फसल का जो किस्म तैयार किया था है तो कौन कौन से कारक होते हैं जो किस्म को बिगाड़ देते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीज निरीक्षक के क्या क्या अधिकार हैं या क्या क्या शक्तियां हैं। पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर, तो किसी भी बीज विक्रेता से किसी भी किस्म के बीज का नमूना ले सकता है। जो बीज निरीक्षक है वह किसी भी बीज का जो विक्रेता है उसे किसी भी किस्म के बीज का नमूना ले सकता है। बीज के नमूने को उस क्षेत्र की SSTL में परीक्षण के लिए भेज सकता है। SSTL का मतलब होता है स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज सकता है। ठीक है, तो जो सीड इंस्पेक्टर होता है वह किसी बीज के दुकान से बीज का नमूना ले सकता है किसी भी किस्म का। उसे लेने के बाद उस नमूने को अपने क्षेत्र के SSTL परीक्षण में भेज देगा। ठीक है, किसी भी समय किसी भी स्थान में प्रवेश कर बीज स्टॉक को चेक कर सकता है। यदि बीज विक्रेता गोदाम का गेट खोलने से इनकार करता है तो ताला तोड़कर अंदर भी प्रवेश कर सकता है और किसी भी बंद पड़े कंटेनर को तोड़कर खोलकर बीजों को चेक कर सकता है। तो बीज विपणन विपणन जो होता है उसके पास जो सीड इंस्पेक्टर होता है उसका इतना अधिकार होता है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रवेश करके बीज के स्टॉक को चेक कर सकता है। यदि विक्रेता गोदाम का गेट खोलने से इनकार करता है तो ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकता है और किसी भी बंद पड़े कंटेनर को तोड़कर खोलकर बीजों को चेक कर सकता है। इस दौरान 2 गवाह उपस्थित होना अनिवार्य है जिनके फिर बाद में हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इतना देखा कि जो सीड इंस्पेक्टर होता है वह किसी भी बीज विक्रेता की दुकान से किसी भी किस्म के बीज का नमूना ले सकता है। नमूना लेने के बाद वह उसे अपने क्षेत्र के SSTL में भेज देगा। और यदि जो बीज निरीक्षक है उसको कहीं पर भी किसी भी समय किसी से भी बीज का नमूना ले सकता है। यदि कोई भी उसे बीज का नमूना देने से मना करता है तो उसके पास इतना अधिकार है कि उसका वह गेट तोड़कर ले सकता है, या यदि कंटेनर में तो कंटेनर तोड़कर वहां से बीज का सैंपल ले सकता है। ठीक है, उस वक्त सिर्फ उसके पास 2 गवाह मौजूद होने चाहिए जिसका बाद में सिग्नेचर लिया जाता है। आगे चलते हैं। बीज निरीक्षक किसी भी संदिग्ध रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज या सामग्री को भी चेक कर सकता है। जो बीज निरीक्षक होता है वह किसी भी संदिग्ध रिकॉर्ड जिस पर उसे शक हो, रजिस्टर, दस्तावेज या सामग्री को चेक कर सकता है। यदि कोई बीज विक्रेता सामान्य से अधिक मूल्य पर बीज बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकता है। बीज निरीक्षक का इतना अधिकार होता है। तो बीज निरीक्षक के क्या क्या अधिकार हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं बीज निरीक्षक का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है। तो हम लोगों ने भी देखा पावर, अब देखेंगे ड्यूटी। तो निरीक्षण करना, पहला उसका वर्क है निरीक्षण करना। फसल वृद्धि, बीज संसाधन और बीज भंडारण के दौरान उतनी बार निरीक्षण करने जाएगा जितनी बार SCA कहेगी। SCA का मतलब होता है स्टेट सीड कारपोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो फसल वृद्धि, बीज संसाधन और बीज भंडार के दौरान उतनी बार निरीक्षण करने सीड इंस्पेक्टर जाएगा जितनी बार उसे SCA कहेगी, सीड कारपोरेशन एजेंसी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट संतुष्टि। जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती तब तो वह क्या करेगा, उसकी निरीक्षण करेगा, अपनी आप को संतुष्ट करके करेगा कि प्रमाण पत्र की शर्तों की अनुपालना की जा रही है या नहीं। जैसे जो प्रमाण पत्र रहेगा यदि उसकी अनुपालना नहीं की जा रहेगी तो वह संतुष्ट नहीं होगा, और जब तक वह संतुष्ट नहीं होगा तब तक वह निरीक्षण कर सकता है। बीज उत्पादन, भंडारण व विक्रय के दौरान बीज अधिनियम के नियमों का उल्लंघन का संदेह होने पर बीज को नमूने को लेकर SSTL में भेजेगा।
बीज उत्पादन, भंडारण और विक्रय के दौरान बीज अधिनियम के नियम के उल्लंघन का संदेह होगा यदि उसे तो बीज के नमूने को लेकर कहाँ भेज देगा, SSTL स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज देगा। ठीक है, ये होता है उसका कर्तव्य। आगे देखते हैं। बीज के नमूना लेने से पहले बीज निरीक्षक को लिखित में नोटिस देना होता है। जब ये वो बीज का नमूना लेने जाता है उससे पहले जो बीज निरीक्षक होता है उसको लिखित में नोटिस देना होता है। ठीक है, बीज निरीक्षक को 3 बीज नमूने लेकर उन्हें थैलियों में बंद करके चिन्हित किया जाता है। बीज निरीक्षक जो होता है वह 3 क्या लेता है, नमूना लेता है। ठीक है, वह 3 नमूना लेता है और उसे 3 जगह भेजा जाता है। अभी आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ पे। तो बीज निरीक्षक को 3 बीज नमूने को लेकर उन्हें थैलियों में बंद करके चिन्हित करना होता है। 3 बीज नमूने में से एक बीज का नमूना बीज विक्रेता को तथा एक नमूना परीक्षण के लिए SSTL स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजना होता है और शेष एक नमूना या तो बीज निरीक्षक अपने पास रखेगा या धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत यह CSTL को भेज देगा। ठीक है, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज देगा। कौन सी धारा, 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो सीड इंस्पेक्टर होता है उसके क्या पावर होते हैं, उसकी क्या ड्यूटी होती है। आगे चलते हैं। अभी उसका ड्यूटी और भी है, अभी हम लोगों ने पूरा ड्यूटी देखा नहीं है। ठीक है, तो शिकायत की जांच, यदि अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर उसकी जांच भी सीड इंस्पेक्टर कर सकता है। अधिनियम के नियम के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत मिलने पर उसकी जांच भी कर सकता है। और जो सीड इंस्पेक्टर होता है वह अपने द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट बनाकर स्टेट सॉरी सीड कारपोरेशन एजेंसी को भेजता है। ठीक है, मुकदमा करना, अधिनियम के नियमों का उल्लंघन होने पर मुकदमा भी करता है सीड इंस्पेक्टर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सीड इंस्पेक्टर का पावर क्या क्या है, तो समझ गए होंगे सीड इंस्पेक्टर का पावर क्या होता है। आगे चलते हैं। किसान की शिकायत, यदि कोई किसान लिखित में शिकायत करता है कि उसकी फसल खराब होने का कारण उसे घटिया किस्म के बीज की आपूर्ति है तो बीज निरीक्षक शिकायतकर्ता के द्वारा प्रयुक्त बीज के लेबल, थैले व बचे हुए बीज को अपने कब्जे में लेता है ताकि प्रमाण मिल सके कि इन बीजों की आपूर्ति कहाँ से हुई है। बचे हुए बीजों को स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है। निष्कर्ष की रिपोर्ट यथाशीघ्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दोषी होने पर बीज कंपनी पर उचित कार्रवाई की जाती है। ठीक है, यदि कोई किसान जो है यदि वह कंप्लेन कर दिया है कि मैंने अपने खेत में यहाँ से सीड खरीद कर लेकर गया था, इसकी बुआई की थी, लेकिन जितना उस पर लिखा था जर्मिनेशन परसेंट उतना जर्मिनेशन नहीं हुआ, उतना हमें उत्पादन नहीं मिला, तो जो सीड इंस्पेक्टर होता है उसके बचा हुआ जो बीज है उसको लेगा, उस पर लगा हुआ टैग लेगा, उसका थैला लेगा, उसको लेकर कहाँ भेजेगा, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास भेजेगा। वहां से उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद जल्द से जल्द उसे सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और दोषी होने पर जिस बीज की कंपनी से बीज प्रस्तुत हुआ है उस बीज की कंपनी पर उचित कार्यवाही की जाती है। ठीक है, तो इतना सब पावर होता है किसके बाद, सीड इंस्पेक्टर के पास, और ड्यूटी ये सब होता है सीड इंस्पेक्टर का। अब चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन क्या देखा था कि बीज विपणन हेतु OCED तथा WTO के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे OECD की भूमिका क्या है बीज के विपणन में। तो OECD का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसे हिंदी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी। OECD की स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने वाले बीज का प्रमाणीकरण करती है। यह संस्था क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने वाले बीज का प्रमाणीकरण करती है। अब तक 61 देश इसकी सदस्यता ले चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता बीज या गुणवत्ता संपन्न बीज के उत्पादन व उपयोग को प्रेरित करना है। ठीक है, तो इस संगठन में शामिल देशों ने बीज के उत्पादन, संसाधन और व्यापार की समान विधि विकसित की। विशेषकर इस संगठन के बीज प्रमाणीकरण के मानक अपनाने से विश्व के सभी क्षेत्रों में बीज व्यापार संबंधी तकनीकी जो बाधाएं थी वह कम हो गई और किसान की उत्तम गुणवत्ता वाले बीज के लिए पहुंच बहुत बढ़ गई। मतलब दोस्तों पहले उत्तम गुणवत्ता वाले बीज नहीं मिल पाता था किसानों को, लेकिन अब मिल जाता है, जिससे बीज व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यह था OCED की भूमिका, जहाँ OECD का पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब देखेंगे WTO की भूमिका, रोल ऑफ WTO इन सीड मार्केटिंग, बीज विपणन में WTO की भूमिका। तो WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, यह बीज के व्यापार को सटीक, ईमानदार व स्वतंत्र बनाने तथा अनुमान लगाने में विभिन्न देशों की मदद करता है। सीधे सीधे बात में कहें तो यह जो होता है WTO, यह बीज के व्यापार को सटीक, ईमानदार और स्वतंत्र बनाने तथा अनुमान लगाने में विभिन्न देशों की मदद करता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में हुई थी। तो यह था OECD की और WTO की भूमिका बीज के विपणन में। आगे चलिए देखते हैं फसल की किस्मों को बिगाड़ने वाले उत्तरदायी कारकों, कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। तो फसल की किस्मों को बिगाड़ने वाले उत्तरदायी कारक जो है वो निम्नलिखित। पहला है विकासात्मक विभिन्नताएं, डेवलपमेंट वेरिएशन। दूसरा है भौतिक मिश्रण, मैकेनिकल मिक्सचर। तीसरा है उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस। और चौथा है प्राकृतिक परागण, प्राकृतिक पर परागण, नेचुरल क्रॉसिंग। पांचवा है आनुवांशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट। छठवां है रोग या चयनित प्रभाव। और सातवां है अनुचित बीज प्रमाणीकरण। ठीक है, यह सातों बीज के नए किस्म के लिए बीज के नए किस्मों को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक हैं। तो इनमें सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकासात्मक विभिन्नता या डेवलपमेंट वेरिएशन। विकासात्मक विभिन्नताएं या डेवलपमेंटल वेरिएशंस। जब बीज फसलों को कठिन वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है तो कई पीढ़ियों के पश्चात उनके वृद्धि स्वभाव में विविधताएं आ जाती है। क्या बोला, जब किसी बीज फसल को कठिन वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है तो कई पीढ़ियों के पश्चात उनके वृद्धि और स्वभाव में क्या आ जाती हैं, विविधताएं आ जाती हैं। तो यही होता है विकासात्मक विभिन्नताएं। इसे रोकने के लिए किस्मों को हमेशा अनुकूलित वातावरण में उगाना चाहिए। अब जैसे इसी समय सोच लीजिए कि कितनी गर्मी पड़ रही है और धान की बुआई कर दिए हैं, तो यही इससे क्या होगा, इससे उसमें विकासात्मक विभिन्नताएं आ जाएंगी। ठीक है, इसके लिए हमें फसल की किस्मों को हमेशा अनुकूलित वातावरण में उगाना चाहिए। अगला पॉइंट है मैकेनिकल मिक्सचर, जिसमें पहला पॉइंट है खेत संदूषण, फील्ड कंटेमिनेशन। अपने आप उगे बीज या नैसर्गिक पौधे अशुद्धियां उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, क्या होगा कि जैसे हम लोग धान की बुआई किए हैं, ठीक है, धान में गेहूं मान लीजिए, तो गेहूं की बुआई किए हैं, पिछले साल के कुछ उसमें सरसों के बीज रह जाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, अपने आप उग जाते हैं, तो उन्हीं को नैसर्गिक पौधा बोला जाता है। ठीक है, जो अपने आप उग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे खेत में काफी मिश्रण हो जाते हैं अनेक प्रकार के, तो उसी को बोला जाता है फील्ड कंटेमिनेशन। अगला पॉइंट इसमें बीज ड्रिल। यदि 2 या 3 किस्मों की बुआई के लिए एक ही बीज ड्रिल मशीन का उपयोग किया गया हो तो अशुद्धियां आती हैं। जैसे देखिए, जो सीड ड्रिल मेथड से बोया जाता है, तो एक ही सीड ड्रिल मेथड से 2 से 3 क्रॉप को बोया जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अशुद्धियां आ जाती हैं। अगला पॉइंट है 2 भिन्न किस्मों के बीजों को साथ साथ रखने से अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। 2 अलग अलग किस्मों के बीज को एक साथ रखने से क्या होता है, अशुद्धियां आ जाती हैं। आगे चलते हैं, इसी में है 2 भिन्न किस्मों के बीजों को साथ साथ उगाने से भी अशुद्धियां उत्पन्न होती है। 2 भिन्न भिन्न किस्मों के बीज को साथ साथ उगाने से भी अशुद्धियां आती हैं। एक ही थ्रेसिंग फर्श के उपयोग से भी अशुद्धियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो यही था दूसरा पॉइंट। आगे चलते हैं, एक ही कंबाइन या थ्रेसर के उपयोग से भी अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक ही जब कंबाइन या थ्रेसर का उपयोग किया था तो वहां से भी अशुद्धियां आ जाती हैं। अगला पॉइंट है उन्हीं थैलों का उपयोग बार बार करने से भी अशुद्धियां आती हैं। अगला पॉइंट है बीज संसाधन के दौरान अशुद्धि उत्पन्न हो सकती है। इससे बचने के लिए फसल की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर बीज खेत की रोगिंग करना आवश्यक होता है। रोगिंग मतलब, अब रोगिंग क्या होता है, तो रोगिंग वही होता है कि खेत में जो हम फसल बोए हैं उसके अलावा 1-2 पौधे और उग जाते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही रोगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। आगे चलते हैं, उत्परिवर्तन भी फसल किस्मों को प्रभावित करता है। कैसे, यह अधिक महत्व तो नहीं होता है इसका, लेकिन यह स्वतः उत्परिवर्तन थोड़ा बहुत कम होता है। लेकिन क्या होता है, यदि किसी पौधे में दृश्य उत्परिवर्तन को देखा जाए तो उसे रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी रोगिंग का यूज है। तो रोगिंग वही होता है कि नया पौधा कोई जो फसल में लोग बोएंगे, गेहूं बोएंगे, उसमें सरसों का जर्मिनेशन हो जाएगा, तो सरसों को अलग निकालने की प्रक्रिया को ही रोगिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये बोला यदि किसी पौधे के दृश्य उत्परिवर्तन को देखा जाए तो उसे रोगिंग द्वारा हटा देना चाहिए। आगे चलते हैं, प्राकृतिक पर परागण। लैंगिक रूप से प्रवर्धित फसलों में यह संदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फसलों में दोस्तों जब आसपास फसल होती हैं, बुआई होती है, तो उनमें क्या होता है, उनमें पर परागण हो जाता है, नेचुरल क्रॉसिंग हो जाता है। ठीक है, इससे असंबंधित स्टॉक या जीन प्रारूप से जीन फसल में समावेशित हो जाते हैं। यह संदूषण जो होता है, यह कंटेमिनेशन जो होता है, प्राकृतिक पर निषेचन की मात्रा पर निर्भर करता है। पर परागित फसलों में यह संदूषण का मुख्य स्रोत होता है। यह संदूषण जाति के प्रजनन तंत्र पर निर्भर करता है। इसमें दोस्तों
पृथक्करण दूरी रखनी चाहिए, किस में भार का वेट करना चाहिए, परागण कारक को भी देखना चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए पृथक्करण दूरी को बना कर रखना चाहिए। पृथक्करण दूरी क्या होती है, इसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक बहाव। जब बीजों को बड़े क्षेत्रों में गुणित किया जाता है तो बीज की छोटी मात्राओं को लेकर अगले वर्ष बुआई के लिए सुरक्षित या संरक्षित करके रखते हैं। तो सैंपलिंग के कारण सभी जीन प्रारूप अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते, जिससे आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन आ जाते हैं। इसी को आनुवांशिक बहाव कहते हैं। ठीक है, तो यह भी फसल की किस्म को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। रोग का चयनित प्रभाव, जैसे हो गया पर्डी रोग में संक्रमित प्रकाश संश्लेषी ऊतक से कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम सप्लाई होने के कारण बीज के आकार पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू डिजीज हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब रोग जनित प्रभाव हैं, जिसके कारण बीज नई फसल किस्म को प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है आनुवांशिक बीज का प्रमाणीकरण। अनुचित बीज का प्रमाणीकरण, यह प्रत्यक्ष एक अक्षय कारक नहीं है। यह प्रत्यक्ष अक्षय कारक नहीं है। यदि 6 कारकों में से कोई भी अक्षय कर रहा हो तो बिना चेक किए बीज की प्रमाणीकरण कर दिया जाए तो फसली किस्मों का अक्षय हो सकता है। तो यही था दोस्तों तीनों क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।